फेसबुक लाइव जा रहा है अभी। ओके, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। हिंदी राइटर्स गिल्ड की फेसबुक गोष्ठी की श्रृंखला आज के पावन अवसर पर 15 अगस्त पर हम ये शुरू कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच जाने माने प्रतिष्ठित साहित्यकार, आलोचक, विद्वान, शोधार्थी और अनेक विषयों पर बहुत गहरी पकड़ और समझ रखने वाले डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी हमारे बीच हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे बीच टोरंटो की दो प्रतिष्ठित साहित्यकार आशा बर्मन जी और मानुषी चैटर्जी भी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। 15 अगस्त के लिए स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि हम अपनी ये स्वतंत्रता सुरक्षित रख सके और इस स्वतंत्रता को अपनी समृद्धि से और अधिक दूर तक, पीढ़ियों तक लेके जा सके। भारत स्वतंत्र रहे, समृद्ध रहे, यही हम सबकी मनोकामना है। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ मैं कर रही हूँ कुछ पंक्तियों से कि हम मौत के पावों के बीच से मिट्टी जीवन की लेकर चलने वाले भस्म रवाए योगी से कुछ सीख कर, समय पंख पर चंदन से लिखने वाले, हम रोग शोक कष्टों में भी मुस्काकर हर तम में जो आपकी आवाज आना बंद हो गई। आपकी आवाज जी लगता है कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है और हम जानते हैं कि लाइव शोज में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बार। कमल जी आपका, हाँ जी, आपका हम सभी दर्शकों से भी यही कहेंगे कि अब थोड़ा सा पेशेंस रखें हम, और शैलजा जी जरूर अभी असल में मैं पुरानी किस्म का आदमी हूँ, तो मैं जरा डर जाता हूँ कि मालूम नहीं सफर टूट ही नहीं जाए और कोई कर कैसे देखने मुझको आती नहीं ना, इसलिए। हेलो, हाँ नमस्कार। मुझे लगता है कि बीच में कनेक्शन हमारी शैलजा जी मौजूद है फिर से। बहुत बहुत हाँ, पता नहीं कुछ कनेक्शन में गड़बड़ हुई। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, कोरोना काल में बहुत सारी गोष्ठियां, वेबिनार सब हो रहे हैं और जब ये समाप्ति पर है लॉकडाउन की स्थिति, तब हम ये कार्यक्रम क्यों प्रारंभ कर रहे हैं। इसके एक कारण ये मुख्य था कि मैं देख रही थी कि बहुत सारे कवि सम्मेलन हो रहे थे, बहुत सारी समीक्षाएं हो रही। अंततः ऐसा लगा कि एक मंच ऐसा चाहिए जहां हम प्रवासी साहित्य मेरे से आवाज नहीं आ पा रही है। लगता है फिर से कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है और शैलजा जी नहीं जुड़ पा रही हैं। तो आशा ये समस्या आती रहेंगी, उनका समाधान भी होता है। जी जी जी, तो हम थोड़ा सा इंतजार करें और फिर हाँ, आज पता नहीं क्या हो रहा है। ये लग रहा है कि चीजें जब समय कठिन हो तभी चुनौतियां होती हैं, तभी संभावनाएं भी बढ़ती है। तो आज ये आज हमारे सामने पता नहीं कैसे यहाँ पे चुनौती आ रही है, लेकिन हम लोग बातचीत प्रारंभ करते हैं। और आज यहाँ पे हमारे प्रवासी साहित्य के शीर्षस्थ विचारक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, जिनको
वैसे परिचय की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपना सौभाग्य समझती हूँ कि कुछ परिचय दे सकूं। डॉक्टर गोयनका को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के हाथों से सम्मान मिल चुका है। वो व्यास सम्मान से सम्मानित हैं और केंद्रीय हिंदी निदेशालय आगरा से उपाध्यक्ष पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज में उन्होंने लगभग 40 वर्ष पढ़ाया और लगभग 35 किताबें प्रेमचंद जी पर लिखी है। प्रेमचंद जी पर आज के समय में गोयन या पहले भी अगर देखें तो किसी ने भी इतना शोध नहीं किया, किसी ने भी इतनी गहराई से जाकर के उनके विचारों को समझने, उनको मार्क्सवादी विचारधारा या दूसरी अन्य विचारधाराओं से जोड़कर देखने वाले लोगों के सामने एक प्रत्यक्ष उत्तर देने वाले जो हैं सशक्त हस्ताक्षर हमारे डॉक्टर गोयनका जी हैं। 35 किताबें लिख चुके हैं और मैंने देखा है उनकी इन किताबों में इतनी मेहनत से उन्होंने सर्विस डायरी से लेकर के अनेक प्रकार के तथ्यों को जुटाया है प्रेमचंद जी के बारे में। और इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रवासी साहित्य पर भी 15 किताबें लिखी है। भारतीय डायस्पोरा को समझने और उनके क्या कार्य चल रहे हैं उनको सामने लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है कमल किशोर गोयनका जी ने। हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आपके इस लाए हुए कार्य पर ही आज की जमीन पर हम खड़े हुए लोग हैं। और आज ये आपकी ही मेहनत का और आप जैसे बहुत सारे आपने जिनको प्रेरित किया काम करने के लिए, उन लोगों की मेहनत का फल है कि आज प्रवासी साहित्य भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, समझा जा रहा है और उसको सुना और गुना जा रहा है। और आज हम इतनी गोष्ठियों में पिछले 3-4 महीनों में तो स्थिति ही बदल गई है और हम पूरी दुनिया एकदम एक स्क्रीन पर सिमट आई है। तो ये आपके प्रयासों को हम नमन करते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अनेक किताबें अन्य साहित्यकारों को सामने लाने के लिए लिखी है। पिछली बार मैं जब दिल्ली थी अभी जनवरी में, तो उन्होंने 6 प्रवासी साहित्यकारों के एकल संग्रह उन्होंने निकाले थे और इस समय भी साहित्य अकादमी के प्रवासी साहित्य को समग्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए 3 खंडों पे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा, विवेकानंद जी, इन सब के विचारों को खंगालते हुए अनेक मणियां हमारे सामने लेकर आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आप हमारे साथ हैं। हम प्रणाम करते हैं। मैं अपने 2 अन्य साथी साहित्यकारों का भी परिचय देना चाहूंगी और उसके बाद फिर हम लोग एक ही आत्मीय बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आशा बर्मन जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। वे टोरंटो की वरिष्ठ साहित्यकार हैं और लगभग 40-45 वर्षों से टोरंटो में रहते हुए वो साहित्य का काम कर रही हैं, लिख रही हैं। अनेक कहानियां भी उन्होंने लिखी, लेकिन कविताओं पर उनका हाथ बिल्कुल सधा हुआ कहना चाहिए, क्योंकि वो कविताओं के लिए जानी जाती हैं। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत प्यारी सी आशा भरी अभिव्यक्ति वो अपनी रचनाओं में करती हैं। मानवीय संवेदनाओं को बहुत सूक्ष्म तरीके से, जिसे कहते हैं नाजुक तरीके से वो उभारती हैं। उनका एक संकलन आ चुका है। 1 मिनट बीच में रिक्वेस्ट करूंगी अरुणा गुप्ता जी कि अपना फोन वो म्यूट कर लें ताकि हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सके। सभी श्रोताओं और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अपना फोन म्यूट कर लें। तो आगे बढ़ाते हुए बात को मैं आशा जी का जो एक काव्य संग्रह निकला है कहीं अनकहीं, वो यहाँ पे बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा वो अनेक पत्र पत्रिकाओं में और संग्रहों में उनकी रचनाएं छपी हैं। इसके साथ ही वो आजकल बंगला में हिंदी लघु कथाओं का अनुवाद कर रहे हैं। तो आशा जी का हार्दिक स्वागत। अनेक संस्थाओं से जुड़ी हैं और अपने आत्मीय सौहार्दपूर्ण मुस्कान से हम सभी को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद स्वागत। और इसके बाद मैं स्वागत करती हूँ मानुषी चैटर्जी का, जो एक प्रसिद्ध गीतकार है। उनके गीतों की गूंज टोरंटो में ही नहीं, टोरंटो के बाहर भारत में और अन्य देशों में भी गूंजी है। उनका एक जो म्यूजिक एल्बम है सफर, वो भी प्रकाशित हुआ आया और उसमें उन्होंने स्वयं गीतों को लिखा है, गाया है, कंपोज किया है। शास्त्रीय संगीत वो निष्णात हैं और यहाँ पर जो शास्त्रीय संगीतकार बड़े बड़े आते हैं उनके कार्यक्रमों का संचालन करने का और रागमाला जैसे विशिष्ट संगीत बोर्ड पर उनको रहने का एक गौरव प्राप्त है। हम सभी को बहुत प्रसन्नता होती है जब हम मानव के बहुत सुंदर लिखे हुए गीतों को, कविताओं को सुनते हैं मधुर आवाज में। उनका एक संग्रह है उन्मेष आ चुका है। साथ ही वो टीवी पर प्रोग्राम भी करती हैं, कल्चरल जर्नी विद मानुषी, और इसके साथ ही
उन्होंने अभी कल ही उनका एक नया कार्यक्रम लॉन्च होने वाला है। हम सब बहुत शुभकामनाएं देते हैं 2.5 आकर, जिसमें वो एक नए प्रकार का कार्यक्रम लेकर आ रही हैं। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि एक चौंकाने वाली रहेगी चीज, एक नई चीज रहेगी। आप सब जुड़िएगा उनके फेसबुक से कल। तो ऐसे विशिष्ट मंच को प्रणाम करते हुए मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड की सह संस्थापक निदेशिका और साहित्य प्रेमी आप सब लोगों को सुनने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। तो जैसा मैं कह रही थी कि ये एक आत्मीय वातावरण है और यहाँ पर हम आज प्रारंभ करेंगे, क्योंकि साहित्य से प्रारंभ करें और फिर समीक्षा और विचार की तरफ चले। तो आज हमारे यहाँ भाव और विचार का संगम है, ये भारत और कनाडा का संगम है। इस मंच पर इस संगम को प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कि आशा जी अपनी 2 रचनाएं सुनाएं, फिर हम मानुषी की रचना सुन के फिर हम विचार सुनेंगे गोयनका जी से वो प्रवासी साहित्य के बारे में करूँगी। आशा जी आपको सादर आमंत्रण देती हूँ कि आप आदरणीय गोयनका जी को सादर प्रणाम और सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई, और बधाई हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड को जिसने इतना सुंदर कार्यक्रम आज से आरंभ किया है, और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद भी। हम लोग यहाँ पर 1973 में हम लोग यहाँ आए थे, और तब से शुरू में तो बहुत कष्ट होता था, एक अपराध बोध की भावना भी जागती थी कि हम लोग क्यों विदेश में आए हैं। तो एक कविता लिखी थी, उसकी 2 पंक्तियां हैं। अपनी पावन धरती को तज क्यों दूर देश में आए हम, अपनी पावन धरती को तज क्यों दूर देश में आए हम, कब तक जिए ये दोहरा जीवन यह भी समझ न पाए हम। पर धीरे धीरे हम लोग इस संस्कृति में रच बस गए और भावनाएं, नकारात्मकता कुछ हमारी कम होने लगी। पर कभी कभी ऐसा समय आया कि देश की बहुत याद आई। इसमें घुस गए, सॉरी, क्या हुआ? आशा जी ने आप कंटिन्यू रखिए, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे। 8वें दशक में उस समय हम लोग के पास इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था और फोन भी बहुत महंगा था। तो अपने परिजनों से देश में संपर्क बनाए रखने का एक ही साधन था, पत्र। तो मैं पत्र लिखा करती थी और बहुत सारे पत्र लिखती थी। मेरी माँ विशेषकर लंबे लंबे पत्र लिखती थी। मेरी माँ की अचानक जब मृत्यु हो गई तो उनका अभाव तो बहुत मेरे मन में उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन उनका न होना जितना कष्टप्रद था, उनके पत्रों का न आना भी उतना ही कष्टप्रद होता था। तो उस संबंध में मैंने एक कविता लिखी थी, उसका शीर्षक है वे पत्र। वह कविता मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहती हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत। वे पत्र। शाम के थके हारे मेल बॉक्स की ओर बढ़ते पग सहसा रुक जाते हैं। शाम के थके हारे मेल बॉक्स की ओर बढ़ते पग सहसा रुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें लिफाफे नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें अनचाहे बिल हैं, सांस्कृतिक सूचनाएं हैं, सेल के विभिन्न कागज भी हैं। केवल वे नीले लिफाफे नहीं जिन्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। माँ के लिखे वे नीले अंतर्देशीय पत्र जिनमें होता था विस्तृत वर्णन, किसी का जन्म, किसी का मुंडन, किसी का विवाह, किसी का उपनयन, जिनमें अक्षर व शब्द ही नहीं गंध थी स्वदेश की, जिनमें अक्षर व शब्द ही नहीं गंध थी स्वदेश की, अल्प समय को ही सही भुला देती दूरी विदेश की। वे पत्र जिनमें अब तक न आने की थी भाव भरी फटकार, जिनमें अब तक न आने की थी प्यार भरी फटकार, जिनको पढ़कर पढ़ा कई बार, क्योंकि दृष्टि की तरलता करती धूमिल पत्र का प्रवाह। वे पत्र जो स्वयं हो जाते शेष और बहुत कुछ कहना सुनना रह जाता शेष। वे पत्र जिन्होंने मुझे दूर रहते हुए भी सगे संबंधियों से, पास पड़ोसियों से अनेक कड़ियों में बांध रखा था।
वे पत्र जिन्होंने मुझे दूर रहते हुए भी सगे संबंधियों से, पास पड़ोसियों से संबंधों की अनेक कड़ियों में बांध रखा था, वे कड़ियां अब गई हैं बिखर, वे कड़ियां अब गई हैं बिखर। पत्रों की प्रतीक्षा हो रही क्षीण तर, अब मुझे उन्हीं उपेक्षित लिफाफों के पुलिंदों को उठाना है। बिलों का भुगतान करके सेल के कागजों से ही दिल बहलाना है, सेल के कागजों से ही दिल। बहुत अच्छी कविता, बहुत बड़ी मार्मिक कविता है। धन्यवाद। जीवन का सत्य। और इसके पश्चात और भी कई साल बीते, हम लोग सेटल हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, तब ऐसा लगने लगा जिस कनाडा के देश ने हम लोगों को इतना कुछ दिया, अब हम लोगों को कनाडा के लिए और अपने देश के लिए भी कुछ संगठित होकर कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमको लगा कि जीवन कुछ सार्थक हो गया है। और इसी संबंध में जो भाव उस समय मन में आए, तो मैंने एक कविता लिखी, उसका शीर्षक है आकांक्षा। थक चले हैं पाँव, बाहें मांगती हैं अब सहारा। थक चले हैं पाँव, बाहें मांगती हैं अब सहारा। चहुदिशी जब देखती हूँ काम बिखरा बहुत सारा। थक चले हैं पाँव, बाहें मांगती हैं अब सहारा। स्वप्नदर्शी मन मेरा है, चाहता छू ले गगन को। स्वप्नदर्शी मन मेरा है, चाहता छू ले गगन को। मन की गति में वेग इतना, मात कर देता पवन को। क्लांत है शरीर पर मन है अभी तक नहीं हारा। थक चले हैं पाँव, बाहें मांगती है अब सहारा। जो जिया जीवन अभी तक मात्र अपने ही जिया है। अमृत मिला चाहे गरल, अपने निमित्त मैंने पिया है। कर सकूं इससे पृथक कुछ, कर सकूं इससे पृथक कुछ बदल कर जीवन की धारा। थक चले हैं पाँव, बाहें मांगती है अब सहारा। कुछ नया करने की मन में कामना मेरी प्रबल है। कुछ नया करने की मन में कामना मेरी प्रबल है। अर्थ में कुछ कर सकूं यह भावना मेरी सबल है। व्यक्ति से समष्टि तक, व्यक्ति से समष्टि तक जा सकूं, मन का यही नारा। थक चले हैं पाँव, बाहें मांगती हैं अब सहारा। अंतिम पंक्तियाँ। लालिमा प्राची में है, बादल घनेरे छट रहे हैं। लालिमा प्राची में है, बादल घनेरे छट रहे हैं। अस्पष्टता और दुविधा के कुहासे घट रहे हैं। किरण लेकर आश की, किरण लेकर आश की, चमका कहीं पर कोई तारा। थक चले हैं पाँव, बाहें मांगती है अब सहारा, मांगती है अब सहारा। चहुदिशी जब देखती हूँ काम बिखरा बहुत सारा। थक चले हैं पाँव, बाहें मांगती है अब सहारा, मांगती है अब सहारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज के कोरोना काल में आशा का संदेश सबसे आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा लगा आशा दी। और अरे आपको आनंद, ठीक, धन्यवाद। यहाँ पे गोयनका जी, क्योंकि हम सभी को लोगों को सारा काम अपने आप करना पड़ता है ना, तो नौकरी से लेके घर तक। तो जब मैंने ये कविता पहली बार सुनी थी, तो उसके बाद मुझे ये एक गीत मन में दोहरा करके ये चलता रहता था कि मांगती हैं बाहें, मांगती हैं एक सहारा। तो बहुत अच्छा लगता था।
हम आपसे गोयनका जी के इशारा भी हम सुनेंगे। उससे पहले मैं मानुषी से कहूंगी कि वो अपनी भी 2 रचनाओं से हमें काव्य धारा को आगे लेकर चले। और सभी का स्वागत भी कर लूं। मैं यहाँ पे करीबन 25 के करीब लोग हैं ज़ूम पे। 20 अब मैंने देखा था, और मेरी उसमें आईपी कॉलेज से अरुणा गुप्ता जी, मेरी प्राध्यापिका, वो भी यहाँ पर हैं, और गिल्ड के बहुत से सदस्य, सबका स्वागत है, और फेसबुक के मित्रों का भी बहुत बहुत स्वागत। तो हाँ मानुषी, हम आपकी रचना सुनते हैं। नमस्कार गोयनका जी, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर पा रही हूँ, अपनी कविताएं कुछ साझा कर पा रही हूँ। और प्रवासी साहित्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो, और फिर आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो सबसे पहले तो हमारे देश की याद हमारे दिल से तो जा नहीं सकती, न जाती है। और एक बार थोड़ा सा कुछ हो जाता है, खुशबू भी कहीं से आती है, तो अपने देश की याद आती है। उसी में मैंने एक बार यूं ही कह दिया था कि कोई खुशबू कहीं से आती है, कोई खुशबू कहीं से आती है, मेरे घर की जमीन बुलाती। वाह, बहुत सुंदर। शेर था, लेकिन ये एक गज़ल का मतला है, मगर मैं इस गज़ल को पूरा नहीं कहूँगी, क्योंकि फिर तो आप जानते हैं कि गज़लों में शेर जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आज मैं जो कविता पढ़ने का सोच रही हूँ, हम यहाँ की जो ऋतुएं हैं, यहाँ का जो मौसम है, वो हमारे देश के मौसम से काफ़ी अलग होता है। हम सब जानते हैं कि यहाँ ठंड बहुत ज़ोरदार पड़ती है, पर हम हमारे भारत की उस गर्मी को भी नहीं भूलते जहाँ मैं बड़ी हुई, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ वो खोमचे वाला जो है वो किस तरह से मटकों पर अपना लाल रंग का गमछा बांध कर जो बेच रहा है, वो सारी चीज़ें दिल से कभी नहीं जाती। किस तरह से कोयल कूकती है जो हमें यहाँ नहीं सुनाई देती, तो हम उस पर भी यहाँ बैठकर उन यादों के ऊपर भी कविताएं लिखते हैं। और जब यहाँ पर हमें दिखता है कि बर्फ पड़ रही है बहुत तेज, और बहुत सुंदर मौसम लगता है उस वक्त, जब बर्फ पड़ रही होती है तो बहुत सुंदर हो जाता है चारों तरफ, तो उस पर भी हम कविताएं लिखते हैं। तो मैं इसी तरह से मौसम के ऊपर 2 कविताएं आपको सबको सुनाना चाहूंगी, आप सबकी आज्ञा हो तो। स्वागत है, स्वागत। आशा दी आपकी। तो यहाँ की कविता अगर ठंड के बारे में है, एक गीत है, पुनः शीत का आंचल फैला। पुनः शीत का आंचल फहरा, पुनः शीत का आंचल फहरा, जैसे मोती पात जड़े हैं, हीरक कण झरते बिखरे हैं। जैसे मोती पात जड़े हैं, हीरक कण झरते बिखरे हैं, डाली डाली लुक छुप दल किरणों के खेल रहे हैं। गोरे आसमान के सर पर धूप ने बांधा झिलमिल सहरा, पुनः शीत का आंचल फहरा। बहुत सुंदर। बहुत जब हो जाती है ना यहाँ पर बर्फ, उसके बाद का ये दृश्य है कि सब कुछ चमकता है, हर एक पत्ते पर वो हीरों के कण जैसे छोटे छोटे आइसिकल्स कहते हैं जिसको, वो लटक रहे होते हैं, और उस पर धूप पड़ती है और वो बिखर जाती है, तो जिस तरह का माहौल बनता है। तो अभी अभी स्नो हुई है मान लीजिए, और वो दृश्य आ रहा है सामने, सब स्नो खत्म हुई है, धूप निकली हुई है। बूढ़ी सर्दी हवा सुखाती, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -30 डिग्री सेल्सियस। बूढ़ी सर्दी हवा सुखाती, कलफ लगाकर कड़क बनाती, छटपट उसमें फंसी दोपहरी, समय काटने ठूंठ उगाती। चमक रहा है सूर्य प्राणपण, देखो हारा सा वह चेहरा, पुनः शीत का आंचल फहरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी है कि रात कटीली काली डायन, रात कटीली काली डायन, सहमे घर और राहें निर्जन, है अधीन जादू निद्रा के, सभी दिशाएं जड़ और जीवन। अट्टहास करती रानी जब, सारा जग ज्यों जमकर ठहरा, पुनः शीत का आंचल। वाह, ये बहुत है। और धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। और वहीं पर हम जब बात करते हैं गर्मी के दिन फिर से आए भारत में, तो उस कविता को मैं सुनाना चाहूँगी कि हम यहाँ पर बैठकर भी, प्रवास में होते हुए भी गर्मियों को याद करते हैं, और फिर गर्मी की कविता लिखते हैं, अपने यादों से कुछ थोड़े से यादों के टुकड़े बटोर कर। गर्मी के दिन फिर से आए,
सुबह सलोनी दिन चढ़ते ही बनचंडी आंखें दिखलाती। सुबह सलोनी दिन चढ़ते ही बनचंडी आंखें दिखलाती। पीपल की छाया भी सड़कों पर अपनी रहमत जतलाती। सन्नाटे की भांग चढ़ाकर पड़ी रही दोपहर नशे में। सन्नाटे की भांग चढ़ाकर पड़ी रही दोपहर नशे में। पागल से रूखे पत्ते ज्यों पागल गलियां चक्कर खाए, गर्मी के दिन फिर से आए। वाह, अगला है, नंगे बदन बर्फ के गोलों में सनते बच्चे कच्छे में। नंगे बदन बर्फ के गोलों में सनते बच्चे कच्छे में। कोने खड़ा खोमचे वाला मटका लिपटाता गमछे में। मलकर गर्मी सारे तन पर, लू को लिपटा कर अंगछे में। फिर पढ़ रही हूँ कि नंगे बदन बर्फ के गोलों में सनते बच्चे कच्छे में। कोने खड़ा खोमचे वाला मटका लिपटाता गमछे में। मलकर गर्मी सारे तन पर, लू को लिपटा कर अंगछे में। दो आने गिनता मिट्टी पर, फिर पढ़कर थोड़ा सुस्ताए, गर्मी के दिन फिर से आए। वाह, बहुत सुंदर मानुषी। उसके बहुत बाद सुंदर। आखिरी है कि तेज हवा रेतीली आंधी, साए साए सा अंदर बाहर। तेज हवा रेतीली आंधी, साए साए सा अंदर बाहर। खड़े हुए हैं आंखें मूंदे, महल घरौंदे मुंह लटकाकर। और उधर लड़ घर वालों से खेल रही जो डाल डाल पर। और उधर लड़ घर वालों से खेल रही जो डाल डाल पर। खट्टे अमुआ चख गलती से पगली, कूक कूक चिल्लाए, गर्मी के दिन फिर से। ये आखिरी एक और है कि ठेठ दोपहरी में ज्यों काली स्याही छितर गई ऊपर से। आपने देखा होगा कि वैशाख के महीने में अक्सर यही होता है कि दोपहर में अचानक बिल्कुल काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लग जाती है। तो उसी का है कि इतनी गर्मी के बाद भी ठेठ दोपहरी में ज्यों काली स्याही छितर गई ऊपर से। श्वेत रुई के फाहों जैसे धब्बे बरस पड़े ओलों के। लगी बरसने खूब गरज कर, बड़ी बड़ी बूंदें सहसा ही। ठेठ दोपहरी में जो काली स्याही छितर गई ऊपर से। श्वेत रुई के फाहों जैसे धब्बे बरस पड़े ओलों के। लगी बरसने खूब गरज कर, बड़ी बड़ी बूंदें सहसा ही। जलता दिन जलते अंगारे, उमड़ घुमड़ रोने लग जाए, गर्मी के दिन फिर से आए, गर्मी के दिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत को जीवित कर दिया। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ मानुषी को और मुड़ती हूँ गोयनका जी की ओर। गोयनका जी, आपने इतनी किताबें लिखी हैं प्रवासी साहित्य पर, इंडियन डायस्पोरा की अभिव्यक्ति पर, मुख्यतः कहानी उपन्यास, लेकिन कविताओं को भी आपने बहुत अच्छे से समेटा है। और आज आपने यहाँ पर, मेरा ये भी एक उद्देश्य था कि हम लोग आपस में मिलके बैठ के बातचीत करें और सुने। तो यहाँ पे आपने कवित्रियों की बात सुनी, कनाडा के साहित्य के बारे में भी आप जानते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रवासी साहित्य की क्या विशेषता है? आपके मुंह से सुनने के बाद फिर बातचीत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रवासी साहित्य की विशेषताओं के बारे में आप अपने विचार बताइए हमको। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कनाडा के इस हिंदी संसार से मिलने का अवसर दिया। और तो ये संसार इतना बड़ा संसार है कि मुझे लगता है कि भारतवर्ष के लोगों को बराबर संपर्क में रहना चाहिए। और अभी जो मैंने कविताएं सुनी, मुझे लगा कि वो तो कनाडा की कविताएं नहीं है, वो तो भारत की कविता है जी। और वो कनाडा की कवि नहीं है, वो तो भारत की आत्मा की कवि। ऐसा उन कविताओं को सुनने से जो मन में भाव जागृत होते हैं और जो बिंब सामने आता है, चाहे वो आशा जी का हो या मानुषी का हो, वो एक भारत के बिंब इनकी कविताओं में बराबर सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी सुंदर कविता शायद आदमी बाहर बैठ करके लिख सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो अपने देश के प्रति जो आपका आकर्षण है, जो आपका मोह है, और जो आशा जी ने कहा कि अपराध बोध है, वो सब आपकी इन संवेदनाओं में व्यक्त होता है। और आपकी जो भारतीय आत्मा है वो इन कविताओं में जागृत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, प्रवासी साहित्य का तो परिचय बहुत बाद में हुआ। पहले हिंदी संसार केवल मॉरिशस के साहित्य से परिचित था केवल, और उसमें भी वो अभिमन्यु अनंत के साहित्य से परिचित था। और मेरा
भी पहला परिचय उन्हीं के साहित्य से हुआ। मैं 1980 में मैं पहली बार मॉरिशस गया था। जी तो वहां से जब मैं वहां एक प्रेमचंद पर कार्यक्रम था और भारत सरकार ने मुझको भेजा था, मेरे साथ जयंत कुमार भी गए थे। तो वहां से लौटते वक्त मैंने ये निश्चय किया कि भाई प्रेमचंद पे काम के साथ साथ मुझे प्रवासी साहित्य पर भी काम करना चाहिए। ये मुझे वहां से मैं एक व्रत लेकर के आया था, क्योंकि मैं जिस माहौल को मैंने मॉरिशस में देखा तो मैंने कहा कि वहाँ इतना अच्छा हिंदी का माहौल है। यद्यपि वो घर में भोजपुरी भाषा बोलते हैं, लेकिन उनकी जो सर्जनात्मक भाषा है वो हिंदी है। जी वहाँ टेलीविजन पर उस जमाने में भी कार्यक्रम होते थे और हिंदी में समाचार का प्रसारण होता था। और जो मैंने प्रेमचंद पर कार्यक्रम वहाँ किया था, वहाँ के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। जी लेकिन उसके बाद जो अमेरिका और इंग्लैंड की साहित्य से बहुत ज्यादा परिचय उस जमाने में भारत के लोगों को नहीं था। जी वो ठीक है कि बच्चन एक जमाने में लंदन गए थे और उन्होंने कुछ एक लंदन की डायरी प्रकाशित की थी 1962 के अंदर आप देखिए। जी तो मॉरिशस के साहित्य के विस्तार के बाद धीरे धीरे इंग्लैंड से लोगों का परिचय हुआ। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह भी लंदन में उच्चायुक्त होकर के गए थे, तो उनके माध्यम से इंग्लैंड और इंग्लैंड का बहुत बड़ा साहित्य धीरे धीरे उन्होंने प्रकाशित कराया। और उसके प्रकाशन में उन्होंने मेरा भी सहयोग लिया, क्योंकि मेरा उनसे बड़े पारिवारिक संबंध थे सिंह जी से। उसमें मैंने करीब 10 या 12 किताबें प्रकाशित कराई यहाँ की, और उनकी अधिकांश की भूमिकाएं भी मैंने। जी लेकिन इसके बाद जब अमेरिका में मेरा बेटा सेटल हो गया न्यू जर्सी में, तो वहां से भी अमेरिका से मेरा परिचय शुरू हुआ। जी अमेरिका में मैं 4 बार अमेरिका गया, और वहाँ के जो हिंदी के लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनसे मेरा संपर्क हुआ। देवेंद्र सिंह जो है, जो वहाँ हिंदी का जी कार्यक्रम जी कर चला करके, बड़ा उन्होंने नाम 7 दिन का जब हिंदी महोत्सव किया, तो मैं उस जमाने में अमेरिका में था, उन्होंने मुझको बुलाया, मैं गया। जी जी मैं आदेश जी से मिला, हाँ मैं मेहता जी से मिला। कोई ऐसा अमेरिका का व्यक्ति नहीं होगा जिससे मेरा बाद में परिचय और संपर्क ना हुआ। जी अच्छा, कनाडा से मेरा परिचय त्रिपाठी जी के माध्यम से हुआ, हाँ श्याम त्रिपाठी जी और बराबर काम श्याम कर त्रिपाठी जी के माध्यम से, और वो भी तब जब सुधा ओम धीगड़ा हिंदी चेतना की संपादिका थी। रहे जी तो एक बार वो दिल्ली आई थी, और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने मुझसे संपर्क किया। ये तब की बात है जब वो लेखिका बन रही थी। जी जी तो उन्होंने मुझसे कुछ पुस्तकें प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी थी, तो मैंने उनको प्रकाशित कराया, और इस तरह से मेरा उनसे संपर्क बनता चला। जी इस प्रकार से एक बड़ी व्यापक प्रवासी दुनिया से मेरा संपर्क बना। मैंने कोशिश की कि जिस व्यक्ति से मेरा संपर्क बने, उस संपर्क में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। और मेरे लिए जितना भी संभव था, मैं उस पूरी कोशिश करता था कि उन मेरे मित्रों की जो आवश्यकताएं थी भारतवर्ष से, उनको मैंने पूरी करने की चेष्टा की। अब सवाल ये हुआ कि ये भारतवर्ष में जो प्रवासी साहित्य है, एक समय के अंदर वो प्रवासी साहित्य के रूप में प्रकाशित होता था, जी और लेखक इस बात का गर्व का अनुभव करते थे कि उनकी रचनाओं को प्रवासी साहित्य के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है, और उनसे हिंदी के एक व्यापक दुनिया से उनका संपर्क बन रहा है। जी इस प्रकार से इंग्लैंड, मॉरिशस तो पहले से परिचित था ही अभिमन्यु के माध्यम से, जी जी लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका और कनाडा का भी, कनाडा का परिचय बहुत बाद में, बहुत बाद में बहुत बाद में हुआ। उससे पहले इंग्लैंड और अमेरिका के जो हिंदी साहित्यकार थे, वो धीरे धीरे भारतवर्ष के मंच पर आने लगे। और इसी दौरान में इन देशों ने कवि सम्मेलन की एक लंबी परंपरा शुरू की। जी उसका नतीजा क्या हुआ कि भारतवर्ष से बहुत से कवि अमेरिका जाने लगे, कनाडा जाने लगे, इंग्लैंड जाने लगे। तो एक संपर्क सूत्र धीरे धीरे बनने लगे। जब सिंघवी जी इंग्लैंड में थे, तो मैंने कई योजना उनको सामने रखी थी। जी जी मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं एक हिंदी का छात्र होकर के प्रवासी साहित्य क्यों पढ़ता हूँ, जो आपका प्रश्न है, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। जी जी हाँ जो जो संवेदना, जिस जीवन के परिवेश में आप लोग जीवित हैं या रह रहे हैं, या आजीवित किसी भी कारण से आप विदेश में गए, वो आम भारतीय के लिए बिल्कुल अनजान है, उसकी वो बिल्कुल जानता नहीं। जी भारत का आदमी ये समझता है कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जाने से जो डॉलर है वो पेड़ पर लटके हुए हैं, जी और बिल्कुल पेड़ पर लटके हुए डॉलर को तोड़ रहा है, और बिल्कुल वो सही तो बड़ा संपन्न हो गया है। उसको मालूम नहीं है कि उस डॉलर्स को प्राप्त करने में कितना जीवन का संघर्ष करना पड़ता है। सही बात है और उन अमेरिका में, अगर कनाडा में है, तो स्थानीय लोगों से संपर्क की कहानी कैसे बनानी पड़ती है,
कैसे उस Right. परिवेश के अंदर आपको अपने आप को शामिल करना पड़ता है, कैसे उस अपनी संस्कृति को जीवित रखने के साथ साथ उस संस्कृति से संघर्ष की जो समस्या पैदा होती है उसको आप कैसे उसका हल करते हैं। और बिल्कुल। जो आपके बच्चे हो रहे हैं, जो एक नई पीढ़ी आपके सामने आ रही है, उसको कैसे भारतीय संस्कारों के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि जी वहाँ तो जो स्थानीय शिक्षा की व्यवस्था है, जो समाज का परिवेश है, उसमें वो उसी तरह से बच्चे आगे विकसित होते हैं जैसा कि वहाँ के बच्चे विकसित होते हैं। जी 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 तो ये समस्या बड़ी विकट है। तो जी इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगा कि साहित्य एक ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम कनाडा के भारतीय लोगों के जीवन को जान सकते हैं। जी 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 हम अमेरिका के भारतीय लोगों के जीवन को जान सकते हैं। और चूँकि मेरा खुद छोटा बेटा अमेरिका में सेटल हो गया था, उसके बच्चे थे, तो उनके माध्यम से भी मैंने देखा कि भाई, इन बच्चों को तो भारत के बारे में जानकारी ही बिल्कुल नहीं है। और अगर अगर मेरे बेटे की पीढ़ी भारत से जुड़ी हुई है इसलिए कि उसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, लेकिन उसकी जो नई पीढ़ी है, वो अगर अमेरिका में या इंग्लैंड या कनाडा में उनका जन्म हुआ है, तो वो उनका संबंध यदि भारत से टूट जाता है, तो आप ये समझिए कि ये बहुत ही कष्टदायक होगा। इसलिए मैंने एक बार एक बेटे से कहा था कि मैंने एक बेटा अमेरिका को दे दिया। इसका अर्थ जी ये है कि आने वाली पीढ़ियां जो है, वो उनका वहाँ संबंध भारत से होगी। उनका संबंध भारत से टूट जाएगा जी निश्चित रूप से, इसको आप रोक नहीं सकते। जी जी मैं लेकिन यहाँ ये पे बात सॉरी जी, मैं बीच में से आपसे एक प्रश्न इसी हाँ, संदर्भ में करना चाह रही थी, क्योंकि आपने इतने देशों में यात्रा करी, आपने वहाँ का जीवन बहुत करीब से देखा, तो दो बातें एक तो उभरती हैं कहने के लिए कि हमारे साहित्य में वो संघर्ष भी है और हमारे साहित्य में भारत की आत्मा, और भारत की आत्मा चाहे दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति हो और बिहार की बात वो लिखेगा ही अगर वो बिहार से है, बंगाल की बात लिखेगा ही अगर वो बंगाल से है। तो वही चीज है कि अगर जापानी व्यक्ति अगर भारत जाके रहने लग जाएगा तो जापान को तो भूल नहीं जाएगा, लेकिन प्रायः हमसे हम पर एक लेबल लगा दिया जाता है प्रवासी साहित्य पर कि ये नॉस्टैल्जिया का साहित्य है या अपराध बोध। और अपराध बोध ही मैंने बहुत अपने लेख वगैरह में भी पहले कहा था कि जो 60 70 80 के दशक में आए थे लोग, उनमें ही अपराध बोध अधिक था। 90 के दशक में जब इन कंप्यूटर के बाद में जो प्रौद्योगिकी का और सूचना का जो समय आया, उसके बाद जो लोग आए उनमें अपराध बोध कम था, क्योंकि स्थितियां जम गई थी। 60 70 80 में कहा भी जाता था भारत से, अरे अपने देश को छोड़ के भाग गए और बहुत सुविधाओं के लिए जा रहे हैं, ये तो एक अपराध बोध भी खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ पे अपने स्वर साहित्य के बदल लिए, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे समीक्षकों ने प्रायः उस स्वर को, हमारे जो हम अपनी धरती की बात कर रहे हैं, अपने जीवन की, और मानवीय संवेदनाएं तो आप किसी भी जमीन पर रहें, वही प्यार, वही गुस्सा, वही जलन, वही मानवीय संवेदना, करुणा, वही नौरस आएंगे उभर उभर के। तो क्यों समीक्षा में हम उधर से उन चीजों को नहीं देख पाते कि कितना समृद्ध साहित्य प्रवासी देता है। और दूसरी बात ये कि प्रवासी, जैसे आपने कहा कि मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत जी से, फिर अमेरिका, फिर इंग्लैंड, तो हर देश का साहित्यकार भी अलग है उसका। हमारा तो केवल 60 70 साल का इतिहास है कनाडा में हिंदी का। तो मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दूं, क्योंकि आपका प्रश्न बड़ा लंबा हो रहा है। तो सॉरी। जो आपने नॉस्टैल्जिया का सवाल किया था ना, नॉस्टैल्जिया, हाँ हाँ जी जी वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कई लोगों से बात की और मैंने कुछ इसके बारे में लिखा। जी एक लेखक के लिए क्या नॉस्टैल्जिया होना अपराध है? सबसे हाँ बड़ी वही बात। तो। अगर कोई ये आरोप लगाता है कि प्रवासी साहित्य तो नॉस्टैल्जिया का साहित्य, तो मेरा सवाल ये है कि क्या नॉस्टैल्जिया के संबंध में लिखना कोई अपराध है क्या? सवाल ये है कि जब मनुष्य है जो जो उसका अतीत है, जी एक कोई राष्ट्र यदि अपने अतीत को विस्मृत कर देता है और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अतीत को विस्मृत कर देता है, तो उसके रास्ते का सारी दिशाएं जो है वो अंधकार में चली जाती है। आप बिल्कुल। भविष्य को जब देखेंगे तो आप अपने अतीत को साथ लेकर के चलते हैं। जी और जी आप जी जिस जिस देश में आपका जन्म हुआ है या जिस माँ की कोख से आपका जन्म हुआ है, तो आप पूरी संस्कृति के साथ पैदा होते हैं। ऐसा जी नहीं है कि आपका जन्म हो गया, अगर आप दक्षिण भारत में किसी माँ के अगर आपका जन्म होता है, तो उसकी जो आपकी माँ है, उसकी पूरी संस्कृति आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल उससे सही। आप उसको आप विस्मृत नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं प्रवासी साहित्य में अगर ये नॉस्टैल्जिया है, तो ये कोई अपराध नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ ये उसकी ताकत है, ये उसकी शक्ति है कि वो जिस जिस केंद्र से वो निकला है, उस केंद्र की अस्मिता की, उस केंद्र की संवेदना की, उसकी जीवन, वो आज भी उसके मन के अंदर उसी तरह से बैठा हुआ है। अब आप अपना दूसरा सवाल कर सकती हैं।
सर ये जो नॉस्टैल्जिया का जो सवाल लिया जाता है ना, उसको बहुत भावुकता और आंसुओं से गदगद, तो मेरा यही कहना था कि पहले ये जरूर था, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय पत्र, क्योंकि पत्रों से के माध्यम से ही, और उस समय पे मुझे ध्यान है मैं खुद भी 93 से बाहर निकली हूँ 1993 से, कि हम लोगों को $1 या $1.5 में 1 मिनट की बात होती थी और भारत से लगभग 99 रुपए लग जाते थे। तो एक बड़ा अपराध बोध परिवार से दूर होने का, कि 15 दिन में जब खबर मिली तब तक खबर बदल गई वहां पे। अब तो इतने सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो वो भाव भी नहीं है, लोग भी आते हैं, स्थितियां भारत की बदल गई, तो वो चीज भी नहीं है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज चिपकाना, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये समृद्धि देता है। तो मैं दूसरी बात, मेरा यह था प्रश्न, इसमें एक उल्लेख कर दूं आपको। जी वो जी प्रसंग बताइए। मैं बता रहा हूँ कि जब लंका का सब कुछ राम ने जीत लिया, जी तो लक्ष्मण ने ये कहा था कि आप लंका में ही क्यों नहीं रह जाते, इतनी बड़ी सोने की लंका है। तो राम ने कहा था कि मेरी जो मातृभूमि है वो मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। जी तो बिल्कुल। राम भी उस नॉस्टैल्जिया को जी रहे थे। राम के अंदर भी वो अपनी अतीत के जीवन का एक बिंब था और उसको कभी भी वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये आप समझिए हमारी व्यक्तित्व की बड़ी ताकत है कि हम अपने अतीत के अपने मन में रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अतीत के साथ चलिए आप, लेकिन अतीत आपको एक ताकत देता है। समय मुझे तो बहुत अच्छा ये लगा कि आपने इस मंच से ये वाली बात कही कि अगर आप अतीत और परंपराओं को भूल जाएंगे तो भविष्य की दिशाएं भी खो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिव। तो मैं दूसरी बात ये पूछ रही थी कि क्योंकि दूसरे देशों में, जैसे आपने कहा मॉरिशस का साहित्य बहुत सालों से लिखा जा रहा है, अभिमन्यु अनंत जी से हमारा भी परिचय हुआ, तो उन्हीं के माध्यम से तब हम जब भारत में पढ़ रहे थे तो तब हमें गिरमिटिया साहित्य का पता चला। लेकिन हर देश का साहित्य अलग है, तो उनकी जो आयु है उस साहित्य की वो भी अलग है, और परिपक्वता के माध्यम जो स्तर होगा वो भी अलग अलग होगा। तब हम क्या प्रवासी साहित्य के भीतर आज की डेट में, आज के दिन में हम क्या सब कुछ समेट पाते हैं या उसके साथ न्याय कर पाते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप तुलसीदास की सारी पुस्तकों को पढ़ पाती हैं? ये तो आप बड़े व्यापक साहित्य की बात कर रही हैं। जी आप जी प्रेमचंद के पूरे साहित्य को नहीं पढ़ पाती। जी तो आप ध्यान रखिए, प्रवासी साहित्य का संसार बहुत बड़ा संसार, जी वो सारा वैश्विक संसार है। भारत का हिंदी संसार केवल भारत तक सीमित है, लेकिन प्रवासी साहित्य का जो संसार है आज वो वैश्विक संसार है। और ये हिंदी भाषा की बहुत बड़ी उपलब्धि आप समझ, मतलब जी हिंदी भाषा का विस्तार आज वैश्विक रूप से भाषा के साथ साहित्य के माध्यम से भी हो गया है। पहले तो विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती थी, अब वो उस भाषा के माध्यम से साहित्य भी हमें समृद्ध कर रहा है। तो ये एक बड़ी ताकत है, आप समझिए हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। और जिस तरह से साहित्य आ रहा है और जिस तरह से लोग बड़े, अब आप देखिए जिन आशा जी ने और अनुषी जी जो कविताएं पढ़ी, ये कविताएं किसी भी भारत के बड़े से बड़े कवि के सामने समकक्ष की जा सकती है। जी तो बिल्कुल। आप समझिए जो साहित्य आ रहा है वो साहित्य इतना प्रबुद्ध है, इतना संवेदनशील है, इतनी साहित्यिक प्रतिष्ठात से युक्त है कि आप अब उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। आप उसको अब आरक्षण का साहित्य नहीं कह सकते, अब आप उसको द्वितीय कोटि का साहित्य नहीं कह सकते। प्रवासी साहित्य की एक अपनी अस्मिता बन चुकी है और अब उसको किसी भी रास्ते में उसको वापस लौटाया नहीं जा सकता। और वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा है और उसका विस्तार हो रहा है और बढ़िया अच्छी अच्छी रचनाएं धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बातचीत में लौटूंगी पीछे। मैं संक्षेप में थोड़ा सा सभी अपने श्रोताओं के लिए, और यहाँ पे आपने जो यात्रा की बात कही और मैं भी कह रही थी कि जो यात्राएं आपने करी उसके माध्यम से आपने जाना साहित्य को, मैं आशा जी और मानुषी से आग्रह करूंगी कि वो भी अपनी साहित्य की यात्रा के बारे में, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपराध बोध की बात कही थी, तो वो उनकी साहित्य की यात्रा, क्योंकि वो यहाँ पे सन 73 से है और 73 से लेकर आज नहीं, मैं जरूर सुनना चाहता हूँ। मतलब 50 वर्ष आशा जी रही, 50 वर्ष बिल्कुल अरे बिल्कुल जिंदगी की आधी शताब्दी उन्होंने व्यतीत कर दी। बिल्कुल वो जैसे तो आपने नहीं, ये तो बढ़िया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे मेरा परिचय हुआ, मुझे मालूम नहीं था ये। मैं आपको सच कहता हूँ, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि इतनी वर्षों से आप रह करके इतनी हिंदी की साधना कर रहे हैं। तो मेरा तो आपको नमस्कार स्वीकार करना चाहिए। हाँ हाँ, मैं चाह पता। गोयनका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत उत्साहवर्धक बातें कही हम लोग के प्रवासी साहित्य के विषय में। मैं तो भाव विभोर हो गई। अच्छा, ये जो आप 50 वर्ष की बात करें और भी पहले
मेरा हिंदी से संबंध बहुत बचपन से है, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे तो व्यवसायी थे कलकत्ते में, लेकिन पता नहीं उनके मन में कैसे साहित्य के प्रति इतना प्रेम था कि वो उनका यही उनके एक दिनचर्या थी। सुबह 3 घंटा रोज पढ़ते थे और उन्होंने अपना समय निकालकर हिंदी साहित्य, बंगला साहित्य, संस्कृत साहित्य और उर्दू भी इतना पढ़ा था कि उनको शायद सैकड़ों हिंदी की कविताएं, उर्दू की शायरी और संस्कृत के श्लोक हमेशा कंठस्थ रहते थे। पढ़ने को रोज रामायण भी पढ़ते थे और रामायण भी लगता पूरी याद थी उनको। और उनका दूसरा पैशन ये था कि हम बच्चों को लेके वो कहानी सुनाते, कविता सुनाते। मुझे बचपन में इतनी उनकी कविताएं सुनते थे और हमेशा मैं बहुत जिज्ञासु थी। तो मुझे याद है, पता नहीं कब से, बहुत छुटपन से मैं बाबूजी से, बाबूजी इस शब्द का क्या अर्थ है, चाहे वो उर्दू हो चाहे हिंदी हो, जैसे लगता था बाबूजी को सब मालूम है। तो बाबूजी इसका क्या अर्थ है, तो वो शब्द का अर्थ तो समझाते थे, कभी कभी कविता भी पूरा भावार्थ समझाते। और तभी मेरा कविता के प्रति इतना प्रेम बढ़ा कि कविता तो कितनी अच्छी बात है। और मजे की बात ये, बाबूजी स्वयं कविता लिखते थे, उनको कभी कोई श्रोता नहीं मिला और मुझे कनाडा में बैठ के इतना अच्छा मंच मिला है, मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ। तो बाबूजी जब हम लोग बाहर जाते थे दूसरे शहरों में, तो बाबूजी चिट्ठी लिखते थे, बड़ी सुंदर चिट्ठी, कविता में चिट्ठी, कभी अनुप्रासिक भाषा में। पता नहीं कितना ज्ञान उन्होंने दिया मुझको। और एक बार उन्होंने, हम लोग पौंडीचेरी गए तो चिट्ठी में लिखा कि बड़ी दूर है पौंडीचेरी, आने में तो होगी देरी, याद सभी की लेकर सोया, याद सभी की लेकर जागा। सुंदर कविता लिखी। और मुझे लगा, मेरी उम्र 11 वर्ष की थी, कि बाबूजी को इस कविता में उत्तर देना होगा। तो मैंने उस समय कविता लिखी, पूरी कविता में चिट्ठी लिखी और वो बड़ा आनंद आया। और वो कविता तो क्या थी, बाबूजी भी चिट्ठी का तुम उत्तर देना खूब नहीं, बाबूजी तुम चिट्ठी पढ़ना खूब लगाकर ध्यान, दादी जी को राम राम, दादी जी को प्रणाम, ऐसे कर। लेकिन बाबूजी ने बड़ा उत्साह दिया। आपके पिता तो धन्य हो गए आप जैसी पुत्री पा करके नहीं। तो उन्होंने इतना मैंने उत्साह देते थे। उसके बाद मैंने ये निश्चय किया कलकत्ते में जाके कि मुझे तो हिंदी पढ़ना है। तो मैंने फिर संस्कृत ली हायर स्टडीज में, फिर हिंदी ऑनर्स लिया कलकत्ते के शिक्षातन कॉलेज में। उसके बाद से मेरा लिखना शुरू हुआ, जगह जगह पत्रिकाओं में छपा। उसके बाद शादी के बाद बहुत दिन तक कुछ लिखा नहीं, केवल पत्र लिखे। 1985 में आपने आदेश जी का नाम लिया, अचानक एक कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला टोरंटो में, और वहां पर आदेश जी थे, डॉक्टर यादव थे। उनकी कविता सुन के मैं तो इतना मुग्ध हो गई। मैंने उनसे जाके स्वयं परिचय लिया और कहा कि आप लोग का क्या कार्यक्रम है। तो उनकी एक मास्टिक गोष्ठी हुआ करती थी, मैं उसमें भाग लेना मैंने शुरू किया। तब से लिखना जारी है पिछले 30 वर्षों से। और श्याम त्रिपाठी, सभी लोगों से मेरा परिचय है और तब से सभी कवि सम्मेलनों में, सभी हिंदी की संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ। और ये पुस्तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे देखिए, आदेश जी ने जो काम किया है, ये इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि उन्होंने 5वां अभी महाकाव्य लिखा है जो प्रकाशित हुआ था, 5वां अमेरिका में बैठ के किसी 8वां हाँ, जो अभी जब वो राम पर लिख रहे थे, तो मेरा उनसे काफी संपर्क रहा। अभी भी, अब तो शायद अस्वस्थ है वो, अब तो शायद बात नहीं कर पाए। लेकिन उस व्यक्ति ने जितना काम किया है, मुझे आश्चर्य है कि इस देश में उनको कोई जानता नहीं, सिवा मेरे 2-4 लोग हैं, वेद प्रताप वैदिक जैसे 2-4 लोग हैं जो तो जानते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक व्यक्ति बैठा हुआ कितनी साधना कर रहा है, और वो बराबर ये कहते थे कि मैं राम के महाकाव्य को लिख के ही जाऊंगा इस संसार से। बिल्कुल सही सर। अभी ये मुझे लगता है कि एक ऐसा सेतु बनना चाहिए जो आप लोग बना रहे हैं। तो उन लोगों ने, उन्होंने, आदेश जी ने बहुत हम लोग को इनकरेज किया और मुझे हमेशा बोलते थे कि आशा आप गा सकती है, आपको गा के और छंदबद्ध कविता लिखनी चाहिए। उन्होंने बहुत मार्गदर्शन दिया हम लोग को, हम लोग उनके बहुत उनके प्रति कृतज्ञ हैं। देखिए, आप लोगों को एक काम करना चाहिए, भारत सरकार को उनको पद्म श्री या पद्म विभूषण देने के लिए प्रस्ताव करना चाहिए। कम से ये आपको कनाडा में करना चाहिए, और वो कैसे होता है ये आपको मालूम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
वो उस आदमी का राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत जरूर, बहुत बहुत सही बात बहुत है। अच्छी बात कही आपने। और यहाँ पे और जो भी लोग हैं उन्होंने बहुत हम लोगों को एक नींव दी है, प्रेरणा दी है, और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। यही बहुत होता है अच्छा। बड़ों का, जब हाथ सिर पर होता है ना, तो बहुत सारी दिशाएं नई खुलने लग जाती हैं। तो आपसे गोयनका जी बात होगी, और मैं मानुषी से भी कहूंगी, और आशा दी आपने बहुत अच्छी अपनी यात्रा बताई। हाँ, मैं धन्यवाद। मानुषी से भी कहूंगी कि तुम यहाँ पर हाँ, करीब जरूर 15 जरूर साल मानुषी से जी हो, बताएं। तो क्या अंतर दिखाई दिया? क्योंकि जो आशा जी जब आई थी तब तो कुछ कम चीजें थी, हो रही थी, एक आध मासिक गोष्ठियां होती थी, और फिर जब तुम आई 15-16 साल पहले बहुत कुछ हो रहा था। तो क्या अब तुम्हें दिखाई दिया और कैसा लगा यात्रा में? शैलजा, मैं बताना चाहूंगी कि आशा दी का तो बहुत ही लंबा सफर रहा, और उनका एकदम उस समय से, जैसा कि आप कह रही हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पर, आज से उतने साल पहले, 1973 की बात है, जबकि यहाँ पर इतने हिंदुस्तानी और इतना ये सब नहीं था। नहीं था। मगर मेरा यहाँ आना हुआ है, 18 साल हुए हैं अब मुझे। 2003 की बात है जब मैं पहुंची, लेकिन मुझे उतना फर्क नहीं लगा। आते ही 1 साल के अंदर ही मेरी आपसे मुलाकात हो गई, आशा की मुलाकात हो गई, और हुई भी हिंदी गोष्ठी में ही हुई। तो वहां पर ये सारी चीजें पहले से ही हो चुकी थी शुरू, और काफी एक ऐसे लेवल पर थी जहां पर हो रहा था, बहुत काम हो रहा था। तो मुझे वो जो डिस्टेंस है या जो दूरी है वो उतनी नहीं समझ में आई। तो ये फर्क है आशा जी के सफर में, प्रवासी साहित्य के सफर में, और मेरे यहाँ के प्रवासी साहित्य के सफर में। हाँ, जहाँ तक मेरे साहित्यिक सफर की बात है, पिताओं का लगता है बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे पिताजी भी बहुत प्रोत्साहन दिया उन्होंने। मैं बांग्ला भाषी हूँ, तो घर में बहुत ही सख्त नियम था कि बांग्ला में बात होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ मध्य प्रदेश में। तो बाहर स्कूल में आना जाना तो पूरा हिंदी में ही सब कुछ बातचीत होती थी, लेकिन मेरी माँ पिताजी का ये था कि नहीं, घर में बांग्ला होनी चाहिए क्योंकि मातृभाषा बांग्ला है। लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर और ये सारे साहित्यिक जितने भी, बंकिम चंद्र, वो सारी चीज़ें साहित्यिक किताबें थी, मैंने पढ़ना भी सीखा बांग्ला। लेकिन हिंदी में जब, क्योंकि हिंदी मेरी दूसरी मातृभाषा ही कह लीजिए, वहीं पर बड़ी हुई, हिंदी में ही ज़्यादा कंफर्ट लेवल जैसे कहते हैं वो रहा। तो वहाँ पर मैंने जब पहली कविता लिखी थी, मेरे ख्याल से कक्षा 7वीं में लिखी थी, और क्या थी अब याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने बहुत प्रोत्साहन दिया था। और वहाँ पर भी जब 11वीं 12वीं में थी, वहाँ जगह है छत्तीसगढ़ है, अब वो कोरबा नाम की जगह, वहाँ पर भी छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती थी, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। गुरुओं का मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मेरे प्रिंसिपल सर थे, वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, JP राय सर, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। तो इसी तरह से आगे चलते हुए शादी हुई। शादी के बाद सऊदी अरबिया चली गई मैं। तो सऊदी अरब में अब, जैसा कि कह रही हैं आशा दी, कि हमारी जो जिंदगी के प्रायोरिटीज हैं वो थोड़ी बदल जाती हैं, तो शादी के बाद प्रायोरिटीज बदल गई और इस तरह से लिखना नहीं हुआ। लेकिन हम जो भी लिखते हैं ना, जिनको भी, जो भी लेखक होते हैं, वो कभी लेखन से छूटते नहीं हैं। हमको पता नहीं होता है कि हम फिर भी लिखे जा रहे हैं। तो यही हुआ कि स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहाँ, और इंडियन एम्बेसी स्कूल थी। तो वहाँ पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो वहाँ पर जो गीत, जैसे अभी हुआ हमारा स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अगर कोई कार्यक्रम हुआ, तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का जिम्मा मुझे दिया जाता था, और मैं फिर एक गीत लिखती थी, और उसको फिर बच्चों को सिखाकर, उसकी धुन बनाकर, और फिर उसको हम प्रस्तुत करते थे। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं कुछ लिख रही हूँ दरअसल। तो जैसा था, ये मुझे याद है, घर घर में दिया जल रहा है, आज कैसी रात है, घर घर में दिया जल रहा है, आज कैसी रात है। कल मशालें जलती थी जब, घर को आग लगती थी जब, माँ का बेटा बागी होकर चल पड़ा था सबको खोकर, रोती थी जो माँ की ममता, बदला बदला सब है जो अब, आज कैसी रात। ये मैंने सिखाया था बच्चों को, ऐसे ही बहुत स्वतंत्रता सुंदर, दिवस के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो पर सोचा नहीं कभी, धन्यवाद, सोचा नहीं कभी कि लिख रही हूँ उस तरह से। फिर यहाँ पर आई, तो यहाँ पर गोयनका जी, आपने जैसा कहा, आपकी बातें इतनी अच्छी और इतनी कि मतलब मुझे लगा कि आप तो बस हमारे दिल की बात कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
जो मैंने महसूस किया वही मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, मतलब आप जो मैंने कहते हैं कि यहाँ हमें बाहर से शायद ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम जाते हैं ना भारत में, तो हमें ये सुनने को मिलता है या महसूस होता है कि आपने जो कहा कि वहां तो पीछे लगा हुआ है डॉलर ट्री और उसमें से हम डॉलर तोड़ते हैं। या या आम आदमी यही सोचता है, आदमी समझता है कि वहां तो डॉलर लटके हुए पेड़ पर। हम इसको कह नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसा कहेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे लोग, लेकिन आपने हमारे दिल की बात कही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, अमेरिका कनाडा में जो आदमी आपसे 10 लाख डॉलर कमाता है तब वो 1 लाख डॉलर देता है आपको। बिल्कुल। ऐसे ऐसे नहीं करता है वो इतना मूर्ख नहीं है कि हिंदुस्तानियों को बुला करके और उनको वो दान करता रहता है। आप उसको कमा के देते हैं, आप उसकी उसकी इतनी आय कराते हैं तब वो आपको रखता है, वरना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको रखे। इसके मेरा अलावा बेटा 24 घंटे अपनी कंपनी का काम करता है, 24 आवर्स, तब उसको वो तनख्वाह मिलती जो अमेरिकन को नहीं मिलती है। जी तो ऐसा नहीं है। आप हिंदुस्तानियों ने जितना बड़ा काम अमेरिका में किया है, अगर वो इतना अपने देश में कर लेना तो 10 वर्ष में आप अमेरिका बना सकते हैं। तो दुर्भाग्य ये है कि भारतीय लोग कनाडा अमेरिका में जाके काम करते हैं, लेकिन जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो वो हिंदुस्तानी बन जाते हैं। और तो आपने एक और दुर्भाग्य। बात कही जो मुझे बहुत ज्यादा एकदम, आप मैं जैसा कह रही हूँ कि आपने हम लोगों के दिल की बात कही है कि हम यहाँ पर रहकर वो जो नॉस्टैल्जिया में लिखते हैं वो भी एक उपलब्धि तो है, क्योंकि हम सच में जो नॉस्टैल्जिया में लिख रहे हैं वो हम देश को याद कर रहे हैं, हम देश के साथ हैं, हम देश से जुड़े हुए हैं और तभी हम लिख रहे हैं वो सारी चीजें। तो बहुत बहुत जरूरी बातें कही आपने। तो यहाँ पर एक सुविधा ये हुई, मैं जरूर कहूंगी, यहाँ आने के बाद जितना एक्सपोजर मिलता है हमें वो शायद भारत में उतना ना मिले। एक कारण ये है कि वहाँ पर नेचुरली सारे लोग लिख रहे हैं हिंदी में, हिंदी कविताएं, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से कंपटीशन वाली चीज ज्यादा हो जाती है बहुत। यहाँ पर ऐसा है, शायद हमें जी अपने कनाडा में कितनी पॉपुलेशन है? 20 करोड़। जी और हिंदुस्तान में 135 करोड़ है। हाँ। तो हाँ, आप लगा लीजिए कि 20 करोड़ों में आपकी सत्ता क्या है और 135 करोड़ में मेरी सत्ता क्या है। तो यहाँ पे हाँ हमें मौके ज्यादा मिले यहाँ पर सीखने का। और फिर जब मैं यहाँ आई तब तो इंटरनेट वगैरह सब आ चुका था, तो पूर्णिमा वर्मन जी शारजाह से मुझे सिखा रही हैं, या और भी अनूप भार्गव जी हैं अमेरिका से, उनसे मुलाकात हाँ, हुई, तो उनसे बातचीत हो रही है, या इंटरनेट से, फोन से। हमारा हमारी दुनिया भी तो बहुत सिमट गई है ना अब, तो आसान हो जाता है, आपसे बातचीत हो पा रही है, आप जैसे इतने महान नहीं कभी महान। सोचा नहीं। देखिए, बातें हम मैं आप मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं बहुत ही साधारण किस्म का आदमी हूँ। हाँ, लेकिन ये अलग बड़ों अलग का बड़प्पन। विनम्रता। नहीं, मैं आपको कृपा करके निवेदन कर, मैं ऐसा ना एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुआ था। जी तो इनका ज्ञान मारवाड़ी, इसमें हमारे सारा व्यापार होता है। जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये आदमी पढ़ा लिखा भी हो सकता है क्या। आपको आश्चर्य होगा, लोगों ने कहा ये तो लक्ष्मी पुत्र है, ये कहाँ से आ गया यहाँ पर। आज तक भी कुछ ऐसा वर्ग है जो मुझको पढ़ा लिखा नहीं मानता, क्योंकि मारवाड़ी पढ़ा लिखा होता ही नहीं है, उनको लगता है। तो ये कष्ट मैंने बहुत भोगा है। लेकिन खैर, देखिए मैं, हाँ आप वो उनसे कहीं कोई और सवाल करें तो या फिर अपनी बात करें। हाँ, हाँ, नहीं, मैं यहाँ पे एक ही बात ये कहने वाली थी कि बहुत अच्छा लग रहा है कि साहित्यिक यात्राओं पे बात करते हुए हम समय के अंतर में, और क्योंकि वो समय का अंतर है कि जो 73 से लेकर के और 2000 तक का जो साहित्य है और 2000 से लेकर के आगे का, उसमें भाव में भी थोड़ा अंतर दिखाई देता है हमको, यात्राओं का अंतर दिखाई देता है। उसी संदर्भ में छोटा सा उल्लेख करती हूँ, हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड ने 2008 से, हम लोग अब 12 साल हो गए हैं, और यहाँ पे बहुत मेहनत से करके भारतीय डायस्पोरा को जोड़ा है। करीबन हम लोगों ने 15 किताबें यहाँ से इसीलिए प्रकाशित करी क्योंकि बहुत सारे स्थानीय लेखक लिख रहे थे, लेकिन वो भारत से जुड़कर अपनी किताबों का प्रकाशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उसके प्रोत्साहन, उस प्रचार का काम अभी बाकी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ की जो जनता है, एक संघर्ष आपने बात कही, क्योंकि चाहे 20 करोड़ 35 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसमें भारतीय डायस्पोरा के लोग क्षेत्रों के हिसाब से बटे हुए जो होते हैं, उसमें हिंदी को जमाने के लिए काम करने में हम जो मासिक गोष्ठियां करते हैं, कविताओं पे विचार करना, कहानियों, लघु कथा, ये सारी चीजें, लेकिन साथ ही साथ नाटक भी हम लोगों ने 12 नाटक किए, अंधा युग, मित्रों मरजानी, रश्मि रथी, ऐसे बड़े बड़े काम किए। लेकिन ये कि भारत में हमारे कामों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, और जैसे मेरी आपसे बातचीत होती रहती है गोयनका जी, हम लोग वो शायद जो वर्क एथिक आपने वहां की बात कही, हम प्रचार के लिए उतना समय नहीं निकाल पाते अपने जीवन की दैनिक दिनचर्याओं, नौकरी, घर परिवार, इन सारी व्यस्तताओं के बाद,
और फिर लेखन करने के बाद और फिर लेखन को अपने स्थानीय लोगों में के बीच में लाने के लिए मेहनत करने के बाद हमारे पास उतना समय नहीं शायद बच पाता, हमारे पास उतने संसाधन नहीं हो पाते कि हमें 5 लोग 7 लोग उतने कमिटेड मिलेंगे कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं अब वही लोग प्रचार भी कर पाए, वो हो नहीं पाता। तो एक ये अभी हमारे पास एक दूरी है, गैप है। तो इससे मैं चाहूंगी कि आप कोई हमें संदेश, कोई हमें ऐसी रचनात्मक बात करें कि हमें दिशा मिले। मैं देखिए संदेश की बात तो नहीं है, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ जी। देखिए कनाडा का जो हिंदी साहित्य है उसका भारत में विस्तार कैसे, पहली समस्या तो यही है ना आपकी। जी जी मैं आपसे कहता हूँ आप एक वार्षिक संकलन निकालने की परंपरा शुरू करें। अभी आपके 2 दशक हैं, 20 वर्ष का ये समय व्यतीत हो चुका है। इस 20 वर्ष पर एक कविता संकलन निकालिए आप कनाडा का, जी और इसके बाद करिए उसको वार्षिक रूप से प्रकाशित करना शुरू करिए। इसका अर्थ है इस वर्ष के अंत तक आपका इस 20 वर्षों की जो अच्छी रचनाएं, कहानी, कविताएं, जिस भी विधाओं में आपके पास उपलब्ध है उसका एक संकलन तैयार कीजिए 300-400 पेज का। ये ध्यान रख करके कि यदि किसी पाठ्यक्रम में हमें कनाडा का साहित्य लगाना पड़े तो उस एक पुस्तक के माध्यम से पाठ्यक्रम में लगाया जा सकता हो। ये ध्यान रखिए कि प्रकाशन का जो तंत्र है वो आपको इस रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भारत की पत्रिकाओं में उसकी चर्चा भी हो और पाठ्यक्रम का वो हिस्सा भी बने, क्योंकि हर लेखक ये चाहता है कि उसकी रचना जो है आने वाली पीढ़ियों के सामने रखी जानी चाहिए। जी तो जी पहला मेरा प्रस्ताव ये, इस पर विचार करिए, क्या 20 वर्षों का एक अच्छा संकलन आप निकाल सकते हैं और शीर्षक रखिए कनाडा का हिंदी साहित्य, खंड 1। ठीक है, जी इसके बाद फिर आप आइए 2021 पर, एक जी वर्ष का जो अंत हो जाए तो आप जो रचनाएं प्रकाशित हुई चाहे वो 100 पेज की हो, जी कहिए खंड 2 जी जी 2021। आप देखें कि 5 वर्ष में आप इतना बड़ा साहित्य दे देंगे इस संसार को कि उसको मजबूरी में आपकी तरफ देखना पड़ेगा, और अगर उसकी उपेक्षा करता है तो उसको माना जाएगा कि यह अच्छा समीक्षक नहीं है, अच्छा आलोचक नहीं। आप इतनी सामग्री उपलब्ध कराइए कि कोई आदमी उसको बिना देखे रह ही नहीं सकता हो। एक तो काम ये आपको करना चाहिए। जी दूसरा मेरा ये कहना है कि आपके कनाडा में मैंने शायद आपसे कहा भी था कि 15-20 अच्छे रचनाकार हैं, जी जी जो कवि भी है, नाटककार भी है, कहानीकार भी, उनका चयन करिए और उनके से आप करीब करीब 15-15 पृष्ठ का एक इंटरव्यू लीजिए। आप वो कनाडा क्यों, कब आई या कब आए, उन्होंने हिंदी के प्रति उनका क्या रुझान रहा, वो हिंदी में लिखना उन्होंने कब से शुरू किया, मतलब उनकी क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ध्यान कि मैं नाम मतलब सुदाम धिगड़ा ने इस तरह का काम बड़ा अच्छा किया, जरा उसको देखिए आप। हाँ, साक्षात्कार। सुदाम धिगड़ा ने करीब 20-25-30 लेखकों से बात की है हाँ और वो हाँ 2 खंडों में प्रकाशित की। जी जी तो जी आप ये मैंने काम क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं भी सवाल ये है, पता है नहीं सवाल ये, आपने आपकी पूरी टीम क्यों नहीं कर सकती इसका? जी जी इससे आप जानती कितना बड़ा लाभ होगा। एक तो लेखक को अनुभव होगा कि हाँ भाई मैं एक लेखक के रूप में मेरी स्वीकृति होगी। जी दूसरा ये होगा कि इसका एक संग्रह जब भारतवर्ष में आएगा तो मालूम पड़ेगा कि कितनी गंभीरता से वहाँ रचनाकार रचना कर रहे हैं। तीसरा ये होगा कि उसके माध्यम से मालूम पड़ेगा कनाडा का हिंदी साहित्य का विकास किस रूप से हो रहा है, और आप यही तो बताना चाहते हैं। तो जी उसके साधन आपको उपलब्ध कराने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत ही आवश्यक काम है। तीसरी बात यह है कि जो भारतवर्ष से जो जो लेखक कनाडा से भारत आते हैं, जी खासतौर जो दिल्ली आते हैं, यहाँ जो साहित्य अकेडमी है, केंद्रीय साहित्य अकेडमी, हमने उसे एक प्रवासी मंच बनवाया हुआ है। हाँ जी अगर वो 2 महीने पहले आकर के सूचना दें तो मैं उम्मीद करता हूँ तो एक कार्यक्रम उनका साहित्य अकेडमी में रखा जा सकता है। और ऐसे मैंने बहुत कार्यक्रम करवाए, आपको तो मालूम है, जी मतलब इंग्लैंड से, अमेरिका से जो लोग आते हैं। बल्कि आपको मैं बता दूं कि अभिमन्यु अनंत को 75 वर्ष होने पर साहित्य अकेडमी की मानद सदस्यता का प्रस्ताव मैंने किया और उन्होंने माना, और उनको उनकी मृत्यु से पहले उनको मानद सदस्यता दी गई था। और जब उसकी 75 वर्ष हुए तो उसके जन्म उस 75वें वर्ष पर मैंने 12 पत्रिकाओं के विशेषांक निकलवाए। वो सारी सामग्री मैंने दी, अभिमन्यु ने नहीं दी। और आप जानते हैं कि वो सारा कोई उसकी फोटो तक के प्रिंट कराने के पैसे देने को तैयार नहीं था। लेकिन ये इतना आपको करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास ऐसे कोई साधनों का अभाव नहीं है जिसके लिए मुझे करना चाहिए तो भाई अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं काम करूंगा, और आपके पास भी कोई साधनों की कमी नहीं है।
मतलब कनाडा में जो भारतीय लोग हैं उनके पास कोई अभाव नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है कि जब कोई लेखक आए तो उसका परिचय भारतीय लेखकों से होना चाहिए। और इसी प्रकार से आप कनाडा में भी आयोजित कर सकते हैं। कोई अगर कनाडा में आता है तो उसके बताइए अच्छे एक गेट टुगेदर हो, मिलन हो, लोग आपस में बातचीत करें। तो इससे क्या होता है कि एक साहित्य का वातावरण बनता है, एक साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है और हमारा एक संबंधों का विस्तार होता है। आज मेरी स्थिति यह है कि शायद विश्व का कोई ऐसा देश होगा जहाँ हिंदी भाषा और साहित्य होगा और मेरा परिचय ना। सही बात। मैं कोशिश करता हूँ सबको निभाने की कोशिश करता हूँ। और अब तो मैं मोबाइल मुझे आ गया है, मोबाइल पे टाइप करना आ गया है, मोबाइल पर स्कैन करके भेजना आ गया है, तो ये मैं पूरा उपयोग करता हूँ। और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो मेरी जो बहू है वो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मेरा बेटा वो मुझे बता देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस दृष्टि से सोचना बहुत आवश्यक है और इस पर आपको विचार करना चाहिए। और एक मैंने कहा था कि जो लेखक हैं उनके घर पर एक भारत पुस्तक लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर आपके घर पर एक साल की 5 या 6 अच्छी किताबें होंगी तो बच्चे उनको देखेंगे, चाहे वो अंग्रेजी में है और चाहे वो हिंदी में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो उससे वो भारत के जीवन से जुड़ेंगे, भारत की संस्कृति से उनका परिचय होगा। ये सवाल भाषा का ही नहीं है, ये पूरी संस्कृति का सवाल है। और संस्कृति के लिए आपके पास अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और आप हर साल 2 उपन्यास, 1-2-3 कविता संग्रह अच्छी जो भारत में प्रकाशित हो रहे हैं, यदि आप उसको अपने घर में शुरू करें तो आप देखिए 5 वर्ष में आपके पास अच्छी लाइब्रेरी हो जाएगी। और जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको पढ़ने का उनको अवसर मिलेगा। जब घर में किताबें होंगी तो कभी ना कभी पलट के तो आदमी देखेगा ना। तो मैंने आपसे कहा था कि क्या ऐसे परिवार $200 एक वर्ष में आपको दे सकते हैं क्या? अगर 25-30 मेंबर हैं तो आप सोचिए कि इस राशि से आप वर्ष में 2 या 3 बार भारतवर्ष से पुस्तकें मंगाएं और उनको एक ही पुस्तक को डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये मैंने मॉरिशस में शुरू कराने की कोशिश की थी 20 वर्ष पहले। आप सोचें इस पर, समस्याएं आएंगी, लेकिन ये इससे क्या होगा कि आप अपने अलावा भी उस साहित्य से जुड़ेंगे जो आप तक नहीं पहुंचता है, आपका होराइजन का विस्तार। तो ये कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता था। मुझे लगता है कि ये आपके लिए कठिन नहीं। और जहां तक समय का सवाल है, समय तो बहुत तेजी से भागता है। आज मैं 80 वर्ष का हो गया और मुझे लगता है कि मैं इतनी जल्दी 80 वर्ष का हो गया। अभी तो मेरे पास बहुत काम है। मैं रोज सोचता हूँ कि भाई मेरे पास तो बहुत काम है, लेकिन भगवान बड़ा विचित्र है। वो कहता है कि भाई अब तुम्हारा काम है। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास पैदा कि भाई अगर इस जन्म में पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में करेंगे। तो होता ही नहीं होता ये भगवान जाने। तो ये बड़ा विश्वास है कि भाई पूरा होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर अगली बार देंगे। तो ये मेरे कुछ बातें आपसे। जी, बहुत बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए गोयनका जी। और हम लोग आपस में अवश्य बात करेंगे और हिंदी राइटर्स गिल्ड के बहुत से सदस्य भी इस समय बातचीत सुन रहे हैं, सुनेंगे, और हम लोग आपस में बातचीत करके अवश्य ये काम करेंगे। और हम लोग काफी एक्चुअली आपको सही में बात बताऊं तो पिछले 3 वर्षों से काव्य संकलन और गद्य संकलन निकालने की योजना बनकर के भी वो योजना पूरी नहीं हो पाई। तो अब आपने फिर से कहा, वही बात होती है कि बड़ों का होना बार बार हमें सही दिशा में प्रेरित करता है। तो आपने फिर से हमें इस दिशा में प्रेरणा दी और जो रुका हुआ काम है हमारा इस दिशा में हम जरूर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, आप ऐसे तैयार करें और उसकी भूमिका मैं लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। वैसे सर आपके पास ही आने वाले थे ये काम। आज मंच से जी आप नहीं भी आए। मैंने आपसे कहा कि मैं जो कर सकता हूँ मुझे अच्छा लगेगा कि इस जीवन में कुछ कर पाया, बस मुझे अच्छा लगेगा। आपके पिछले 50 वर्षों से आप जो निरंतर काम कर रहे हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आज वैसे भी देते रहे हैं और आज के मंच से यहाँ पे उसका पूरा सदुपयोग और हम सुलाभ उसका उठाएंगे। और मुझे पता है कि यहाँ पे हमारे फेसबुक से और यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। हमारा समय लगभग समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं 2-4 मिनट और लेती हूँ और पूछती हूँ कि किसी को अगर कोई कुछ और प्रश्न पूछना हो यहाँ पर उपस्थित लोगों में से तो कृपया लिख करके प्रश्न पूछ लें। और अगर पूछना चाहें तो किसी से भी, और अगर प्रश्न नहीं है तो हम ये इस तरीके की आत्मीय गोष्ठी जो हमारी चली है वो बहुत ही अच्छी रही। मुझे लगता है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बहुत आराम से बैठे हुए इसका आनंद ले रहे हैं और बातचीत करते हुए भी। और मुझे यहाँ पे कमेंट दिख रहे हैं और
पे मुझे कुछ और अधिक दिखाई दे रहा है। मैं चैट बॉक्स में जाकर के देखने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी ने कोई प्रश्न किया हो। सब लोग आपकी शैलजा बहुत जी, तारीफ आपकी आवाज को कुछ वो हो रहा है, माइक देखिए आप जरा अपना। कह रहे हैं मेरी कि आवाज आ रही है? जी आपकी आ रही है शैलजा जी, आपकी आवाज देखिए थोड़ा। लेकिन हम लोग अब यहाँ पर कार्यक्रम फिर समाप्त करते हैं। ये आत्मीय बातचीत हमारी फिर से चलती रहेगी। और जो आपने कहा कि भारतीय ये कोई भी व्यक्ति अपने देश से जो प्रेम करता है उन जड़ों को लेकर आता है वो, और वही अपने साहित्य में उसकी खुशबू लेकर के जमीन की, फिर अपने स्थानीय जमीन की खुशबू लेकर के वह आगे चलता है। स्वतंत्रता दिवस है, फिर से हम सबको बधाई देते हैं। और कुछ आप सबको मैं बधाई। समाप्त करती हूँ नमस्कार। कि कार्यक्रम आपने बहुत जल्दी हमें खत्म कुछ कर आवाज चली गई है, नमस्कार। मुझे लगता है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार आ रही। सबको, नमस्कार। नमस्कार सबको, बहुत नमस्कार। अच्छा लगा। बस 2 पंक्तियों से मैं नमस्कार। समाप्त बहुत करती हूँ नमस्कार, यहाँ कि नमस्कार। मैं मेरी कहीं ओर से भी रहूं नमस्कार। पर तेरे पास हूँ, जी धन्यवाद, बहुत आदि नमस्कार से आपको अंत सब। तक बस तेरी श्वास हूँ। नमस्कार। मैं कहीं भी रहूं पर तेरे पास हूँ, आदि से अंत तक बस तेरी श्वास हूँ। पंचमी रंग की दीप की अल्पना, भेज राखी करूं गर्व से कल्पना। कृष्ण का जन्म हो या हो राम का, ज्ञान तब से मैं काटूं सभी जल्पना। रंग तिरंगे का हो या संविधान का, घुट्टियों में पिलाया वह अभ्यास हो। मैं कहीं भी रहूं पर तेरे पास हूँ, आदि बहुत से सुंदर। अंत तक बस तेरी श्वास। चलिए, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत नमस्कार, सुंदर सुंदर। शैलजा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आशा जी, नमस्कार शैलजा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ?